ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक दफ़ा फिर से आपको सलाम। हमारा जो कोर्स है जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जिसके लिए मैं आपको मेरी आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं आपके साथ मुलाकात का मौका मिला है, वो सीएसएस और पीएमएस की फ़िलॉसफ़ी है। अभी इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और दोनों को हम कैसे इंक्लूड करते हैं। मेरा नाम सफ़ी असलम है और आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन फ़िलॉसफ़ी। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द कोर्स। कोर्स के बारे में जी थोड़ी बहुत बुनियादी मालूमात ज़रा ले लेते हैं। डेज़ इसके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हैं जी। मिड ऑफ द वीक है और आप इसको काइंडली देख लें कि आपको अगर मैनेज होते हैं तो ड्यूरेशन जो सी है वो हमारी इस कोर्स की तकरीबन 1 महीना होगी सीएसएस के लिए और पीएमएस के लिए तकरीबन 1.5 महीने की हो जाएगी। मैं अप्रॉक्सीमेटली इसलिए लिखता हूँ हमेशा साथ क्योंकि हमारे दरमियान में कुछ ऐसे कोर्सेज आए हैं कि वो फिर लंबे हो जाते हैं, तो बच्चों को पहले से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई छुट्टी आ गई, ईद की छुट्टी आ गई, मुहर्रम की छुट्टी आ गई, कोई इस तरह की, तो पहले हमारी वैसे भी ऑन कैंपस क्लास होती है, लेकिन चलें इस दफ़ा हम इसको कोशिश करेंगे ऑनलाइन क्लासेस को हम डिसरप्ट ना होने दें और जितना हम इसको कर सकें। बहरहाल आप ज़हन में रखें कि 1 महीना हम सीएसएस को इंशाल्लाह और या फिर कमोबेश और इंशाल्लाह पीएमएस को हम 1.5 महीने में कोर्स को कवर कर लें। तो अब इसका आप चलते हैं बाकायदा फॉर्मूला। आज का काम क्या है हमारा। आज हमने सबसे पहले जो सही कोर्स आउटलाइन डिस्कशन करनी है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोर्स क्या है और आप ये क्यों लें। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आपको फ़िलॉसफ़ी ही क्यों ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे ऑप्ट करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन और ये अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई क्यों फ़िलॉसफ़ी, क्यों हमारे पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो अगर हम लेट्स से किसी और की तरफ चले जाएँ। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं और अपने कोर्स के बारे में मैं आपको तारुफ़ करवाऊँगा और साथ हम आज का थोड़ा-सा काम भी करेंगे, यानी कि बाकायदा स्टडी का स्टार्ट करेंगे, हम अपने कोर्स की स्टार्ट करेंगे और उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िलॉसफ़ी देखेंगे। जो हमारी पहली हेडिंग है कोर्स से सिलेबस के अंदर, यानी कि डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, वो फ़िलॉसफ़ी की हम देखेंगे। ओके, ठीक है जी। अब दोबारा मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर हो रही है जी। कोर्स आउटलाइन इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ जब मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा, तो उसपे मैं शेयर कर दूँगा इसके इसके स्क्रीनशॉट्स और आपको कोर्स आउटलाइन वहाँ पे मौजूद होगी। बट जस्ट टू लेट यू नो क्विकली कि हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में तो आपको थोड़ा-सा ब्रीफ कर देते हैं। बाय द वे ये 2 चीज़ें यहाँ पे मैं ज़रा लगे हाथ बता दूँ। एक तो ये है कि अगर आप इस कोर्स को रजिस्टर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको एक ग्रुप में इंक्लूड करके उस ग्रुप में मेरा आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा और उस ग्रुप में मैं आपको आपके कोर्स के मुतल्लिक आपके जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे टाइम बाय टाइम रीडिंग मटेरियल शेयर करता रहूँगा, ठीक है? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेटो पढ़ेंगे तो मैं प्लेटो से रेलिवेंट आपको मटेरियल उस ग्रुप में शेयर कर दूँगा। इसी तरह हम कोई और टॉपिक पढ़ते हैं तो वो बड़ा ही एक अहम ग्रुप होता है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो सी हैं वो आपको मिलेंगी देखने को और बड़ा हेल्पफुल मटेरियल मिलेगा। तो आप अगर जैसे ही आप इस कोर्स के रजिस्टर करते हैं तो काइंडली ज़ाविया में जो भी एडमिन हो उनको कहिएगा कि आपको उस ग्रुप में भी इंक्लूड कर दें, जिसमें मैं हूँ और आपके साथ ताकि मेरा इंटरेक्शन हो। और उसमें फिर मैं ये कोर्स आउटलाइन शेयर कर दूँगा। तो क्विकली कोर्स आउटलाइन जी, टीम मीटिंग का टाइम मैंने बता दिया। प्लेस ऑफ मीटिंग हमारी ऑनलाइन है, आप कहीं फिजिकली नहीं मिलेंगे, ऑन कैंपस क्लासेस की नहीं है। मेरा नाम सफ़ी असलम है, ईमेल भी मेरा लिखा हुआ है। अच्छा जी, कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है जी? ये आपको बेसिकली कोर्स यही है जी कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि दोनों सीएसएस और पीएमएस की फिलोसफी की मुकम्मल तौर पे तैयारी करवाना इसका मकसद है और इसकी जो सी है तमाम हम ईच एंड एवरी टाइम बाय टॉपिक जो है इसका डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। टेक्स्ट बुक के लिहाज से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ जो सी है वो मैं पीछे मेंशन करना भूल गया और वो सवाल है कि जी व्हाई फिलॉसफी, ठीक है? फिलॉसफी ही क्यों रखें? तो फिलॉसफी हम इसलिए रखेंगे जी क्योंकि ये फिलॉसफी सिर्फ फिलॉसफी के लिए नहीं होती है, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? ये फिलॉसफी का जो सब्जेक्ट है, ये अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि जब से मैं पढ़ा आ रहा हूँ, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, तो मेरा ख़्याल है कि आफ्टर फिलॉसफी द सब्जेक्ट यानी कि इटसेल्फ, वहाँ पे आपको ज़ाहिर बात है ये अपीयर होने में मदद करेगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगा, वो आपकी इंग्लिश ऐसे में करता है। जहाँ तक मेरा इसके बारे में नज़रिया है, वो इसलिए क्योंकि
through this course we are trying to enrich you people about philosophical ideas, philosophical themes, major philosophical school of thoughts, बड़े बड़े लोगों ने क्या बातें कही और क्यों डिफर करते थे। तो डिस्कशन का जो सा लेवल है ना वो एक फिलोसॉफिकल लेवल पे चली जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को जैसे पता होगा, जस्ट मैं उसको टच करूंगा, मेरा वो फोर्टे नहीं है लेकिन मैं उसको ब्रीफली बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऐसे में मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स होते हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बल्कि बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बात करते होते हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि आपसे बात कर रहे होते हैं, कोई आप उनके ऊपर लिटरेरी बात करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फैक्चुअल किस्म का एक ऐसे होगा जी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में आपने सिंपल फैक्चुअल फिगर बताया नहीं, फलाना फलाना फिर ग्लेशियर्स पिघल गया, ये दरिया बन गए, ये हो गया, वो हो गया। 90% लोग उसके लिए ऑप्ट करते हैं, ठीक है। पर जब ज़्यादा लोग उसके लिए ऑप्ट करते हैं तो वो एक क्लीशेड एसेज बन जाते हैं, और वो एसेज ऐसे हो जाते हैं जो कि बोरिंग सा एक मटेरियल बन जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, अगेन मैं इसमें कोई फैक्ट फिगर एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो फिलोसॉफिकल एसेज होते हैं, जो ऐसे एसेज होते हैं कि जिनके अंदर आपको कोई डिबेट करें, कोई आप अपना पर्सपेक्टिव पेश करें, उसको बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं। और उसमें फिर आपका एग्जामिनर जो है वहाँ से पहली बुनियादी तौर पे वो आपको एक अटेंशन देता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये कम लोगों ने की है, ठीक है। तो वहाँ से आपकी बात शुरू होती है। एंड इफ यू आर वेल इक्विप्ड टू डिस्कस दैट सर्टेन टॉपिक, तो आपको फिर उसका ड्यू जो सा पार्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल पिछले किसी एग्जाम के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आया हुआ था जी, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ठीक है। अब ये जॉन कीट्स का एक बहुत मशहूर फिक्रा है, उसने जो से बात की है एक रोमांटिसिस्ट के तौर पे, ठीक है। और आपको अगर किसी ने जॉन कीट्स को पढ़ा हो तो उसको पता होगा। अब इसके ऊपर 2500 अल्फाज का ऐसे कैसे लिखना, ये आप नहीं लिख सकते, सिंपल एज दैट। अगर आपने या तो लिटरेचर ना पढ़ा हो या फिलोसफी ना पढ़ी, ठीक है। फिलोसफी को मैं ज़्यादा अपर हैंड इसलिए देता हूँ क्योंकि जितना भी लिटरेचर है वो किसी ना किसी फिलोसॉफिकल थीम को फॉलो करता है, ठीक है। आपको मार्क्सिस्ट लिटरेचर मिलेगा, आपको फेमिनिस्ट लिटरेचर मिलेगा, आपको आइडियलिस्ट लिटरेचर मिलेगा, रोमांटिक जिसको कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो फिलोसफी का एक अपर हैंड है, फिलोसफी इज अ थीम, और लिटरेचर उसकी एक फैलाव है, लिटरेचर उसकी एक है। दैट इज़ वाई आई थिंक ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको आपके पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, आपने वो पढ़ने हैं, वो भी हम इस फिलोसफी के कोर्स में डिस्कस करेंगे उनको भी, ठीक है। जो वो बड़े बड़े अहम है CSS और PMS दोनों के लिए, मुस्लिम फिलोसफर्स भी हैं और वेस्टर्न फिलोसफर्स भी, तो वो भी आपके कवर होंगे। इसी तरह से ये एक कोर्स आपको एक ऑलराउंडर टाइप कोर्स है, ठीक है, जो कि आपको डिफरेंट दूसरे कोर्सेज के अंदर बड़ी हेल्पफुल साबित कर सकता है। क्विकली मूविंग ऑन, बुक कौन सी आप इसमें रखें या क्या पढ़ें आप इसके अंदर, मैं एक दफ़ा आपकी सवाल है कहाँ से, चैट में कोई सवाल नहीं आया। चलिए, आपका कोई सवाल हो तो आप काइंडली उसको वहाँ पे ड्रॉप करते रहें ताकि मैं साथ साथ अगर कोई हो तो कर दूँ। अच्छा जी, क्विकली मूविंग ऑन, टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे। जो इसमें किताब, जी कौन बोल रहा है जी, बताइए। मेरा ख्याल है सादत है, सादत अपना काइंडली माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। अच्छा जी, चलें, सवाल हो आपका काइंडली उसको ड्रॉप करते जाएं, साथ साथ हम उस सवाल को भी एडजस्ट कर मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं उससे रेलिवेंट, बाकी फिर इन पे आपके सवाल लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बुक को जी हम जो फॉलो करेंगे, मेन टेक्स्ट बुक हमारी है जी, जो जिसको मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ अगर आप इसके लिए अपीयर हो रहे हैं फिलोसफी के, CSS या PMS के लिए, वो बर्ट्रैंड रसल की हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। और हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एक मुकम्मल कंप्रिहेंसिव समरी है जी, स्टार्ट फ्रॉम थेलरीज और इवन प्री सोक्रेटिक एरा, और आपको वहाँ से शुरू करके और आपको आखिर तक लेकर आती है। वो एक बहुत बड़ी किताब है। तो आल्दो आपको उसमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रेलिवेंट मटेरियल मिल जाएगा। एक ऑनलाइन बुक है ये, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी, ये इतनी मशहूर किताब नहीं है लेकिन इसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे। अगेन ये मैं आपको लिंक जो है इसका शेयर कर दूंगा, जब आपके साथ मेरा ग्रुप बन जाएगा तो उसमें आप देख सकते हैं। plato.stanford.edu एक आप समझ लीजिए तीसरे नंबर पे जो मैंने सोर्स दिया है, ये फिलोसफी का इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। तो आप विकीपीडिया पे जाते हैं तो फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी ट्रम्प, तो आपको ट्रम्प के बारे में ईच एंड एवरी टाइनी बिट पता चल जाती है ना जी। तो अगर आपको फिलोसफी के बारे में कोई चीज़ जाननी हो तो आप उसको plato.stanford.edu पे जाकर टाइप करते हैं और आपको उसके अंदर ईच एंड एवरी
टाइनी वाइनी बिट आपको बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से मिल जाएंगे, तो यूज़ का विकिपीडिया। और एक मैं जो सा है रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हमारा अल्लामा इकबाल का खसूसी तौर पे और मुस्लिम फिलासफी का अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा जो सा है अमल दखल होता है पेपर के अंदर। काफ़ी सवाल लाजमी, काफ़ी नहीं मैं ये कहूँगा लाजमी सवाल आता है, एक ना एक सवाल अल्लामा इकबाल से। तो उनकी मैं फिर किताब जो है वो सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको पढ़ें, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। उसका मैंने लिंक भेज दिया हुआ, ये आपको हार्ड कॉपी में ज़ाहिर बात है मिल जाएगी दुकानों से, लेकिन अगर आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो वो मैंने शेयर किया। और इसके अलावा जो एक बड़ी अहम बात है वो ये है कि मैं आपको तकरीबन हर लेक्चर के बाद बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का और प्रिसाइज हेल्पफुल मटेरियल, रीडिंग मटेरियल शेयर करूँगा। लेकिन ये मैं शेयर करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम लेक्चर के बाद, क्योंकि उसको पढ़ने का मज़ा जो लेक्चर सुनने के बाद आता है या उसके थोड़ा सा पहले आता है, यानी कि पढ़ कर आएँ और फिर हम उसको लेक्चर में डिस्कस करें या फिर लेक्चर लेके जाएँ और फिर आप उसको पढ़ें, उसका मज़ा वैसे नहीं आएगा आपको अपने तौर पर। तो फॉर एग्जांपल कल हमने प्लेटो डिस्कस करना है, तो मैं अभी आपकी कल रात को रीडिंग सेलेक्ट कर रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि एलेगरी ऑफ द केव है, वो बड़े ही एक ज़बरदस्त लिखा हुआ 2 पेजेज़ हैं और प्लेटो ने क्या कमाल लिखे हैं, ठीक है? रिपब्लिक की किताब से उसके लिए है, तो मैं साथ-साथ शेयर करूँगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँगी आपको हर टॉपिक के ऊपर रेलेवेंट। एंड याद रखें कि बुक्स के अंदर तो आपके पास इतना मटेरियल होता है कि आप उसको फिर अगर पढ़ना शुरू करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना जी, सारा कुछ कवर करना। तो ये प्रिसाइज़ जो मटेरियल मिलेगा ना आपको साथ-साथ, ये आपको तैयारी में बहुत मदद करेगा कि प्लेटो के पे ऊपर हमें कोई बात पता चल जाती है, हम उसमें वो कोट करते हैं। इसी तरह अरिस्टोटल के ऊपर, लॉजिक के ऊपर वगैरह-वगैरह, तो वो इंशाल्लाह आपको साथ-साथ पता चलता रहेगा। अच्छा जी, रीडिंग के बारे में मैं कहता हूँ कि जी आप कुछ ना कुछ क्लास से पहले पढ़ कर आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कल प्लेटो पढ़ना है, अरिस्टोटल पढ़ना है, तो आप पहले पढ़ कर आएँगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। एंड आई एम श्योर कि हम सब यहाँ पे एडल्ट्स हैं, मुझे किसी के साथ इस बारे में खपना नहीं पड़ेगा। बहरहाल रीडिंग आप करें, पहले कर कर आएँगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसका फ़ायदा ये है कि फिर एक बड़ी मज़े की डिस्कशन होती है क्लास में। क्या आप अगर ये कहते हैं कि जी प्लेटो ने ये बात कही है तो फिर ये क्यों ऐसे कही है, ऐसे तो नहीं हो सकती। मज़ा आता है बात करने का। लेकिन अगर आपने ना पढ़ा हो तो वो फिर एक किस्म का मोनोलॉग हो जाता है। फिर मैं ही बोलूँगा हालाँकि मुझे बड़ा शौक है बोलने का, लेकिन मुझे ज़्यादा शौक इस बात का है कि हम दो तरफ़ा डायलॉग करें। इट शुड बी अ डायलॉग नॉट अ मोनोलॉग। तो इसके लिए आप पढ़ कर आएँगे, कुछ ना कुछ पढ़ कर आएँ, उससे मुतल्लिक जो हमारा अगला लेक्चर है आपको चलेगा। और सिलेबस मैं पहले से शेयर कर दूँगा तो आपको पता होगा कि हमने कल क्या पढ़ना है। अच्छा जी, अब इसमें मैं चैट से सवाल ले लेता हूँ जी जल्दी से और फिर हम चलते हैं जी। अच्छा जी, यस यू आर ऑडिबल जी, पीछे हो गया, ठीक है। एमसीक्यूज़ के सोर्स, आयशा एमसीक्यूज़ की जो बातें हैं ना वो बेटा ऐसे हैं कि एमसीक्यू के लिए एक मखसूस मैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एज़ सच प्रोवाइड नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि फ़िलॉसफ़ी के अंदर जो चीज़ें हैं ना, उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ नॉट कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है तो आप मैं 99.8 मीटर पर सेकंड बोलेंगे, ठीक है? तो ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आपको फिर ये जो एमसीक्यूज़ हैं, वो आपकी फिलॉसफी की रीडिंग्स का बाय प्रोडक्ट है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कल पढ़ेंगे प्लेटो, तो मैं आपको प्लेटो के बारे में बताऊँगा, तो अगर आपको एमसीक्यू में आया था कि जी रिपब्लिक किसने लिखी थी? तो यू विल नो कि इट वाज़ प्लेटो, ठीक है? या इसी तरह फॉर एग्जांपल लेविथियान किसने लिखे थे, और मतलब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है, ये आपको साथ-साथ बाय द वे एक बायो प्रोडक्ट के तौर पे पता चलती रहेगी। तो उसके लिए और बाकी इसके बारे में देख भी लेते हैं, कोई आपको अगर मैं क्लियर कट कोई सोर्स भी प्रोवाइड कर सकूँ या आपको मेटल भी दे सकूँ, वो भी देख लेते हैं उसके ऊपर में। मुझे कहा गया था ज़ाविया की तरफ से कि हम एमसीक्यूज़ बना देंगे आपको, तो मैं उसके ऊपर उनसे बात करता हूँ। So what about philosophy paper of 2022? It was very difficult. Can we pass such paper in future with regular preparation? उस्मान, मैं आपको इस बारे में पूरा यकीन दिला सकता हूँ। आपको आज अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है? इसमें मैं मतलब वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको एक चीज़ में मज़ा आ रहा है देन डू गो फॉर इट, अगर मज़ा नहीं आ रहा तो फिर छोड़ दो, ठीक है? तो आपको आज का लेक्चर और कल का लेक्चर प्रोबेबली 2 डेमो लेक्चर्स हैं। आपको इन 2 लेक्चर्स के अंदर बड़ा क्लियर कट अंदाज़ा हो जाएगा और फिर आप इन 2 लेक्चर्स में जो बातें पढ़ेंगे, आपको मैं उसके लिए एक टेस्ट दूँगा उस्मान, आपका भी और फराह का भी सवाल था पीछे। वो टेस्ट आप खुद से करें और वो ये है कि आप जो 2 लेक्चर्स पढ़ लें, तो आप जाके वो पेपर देखें 2022 का। तो उसमें देखें कि यहाँ से मुतल्लिक जो हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ा है उसमें से कोई सवाल है, और अगर है तो उसको आप कितना सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं।
ठीक है, इट विल बी अ वेरी गुड थिंग कि आप उसको जाके देखें। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप उसको बड़ा अच्छा कर लें। और बाकी आपको जब इसको हम कैरी ऑन करेंगे और उस्मान द क्रक्स इज द की पॉइंट इज के जितनी ज़्यादा डिस्कशन होगी, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, जितना ज़्यादा आप मुझसे सवाल करेंगे, जितना ज़्यादा आप मुझे पूछेंगे, जितनी ज़्यादा आप उसके लिए ज़ाहिर बात है रीडिंग कर कर आए होंगे। रीडिंग ही है फिलॉसफी। फिलॉसफी इज नथिंग एज बट रीडिंग, ठीक है। मैं अपना जब फिलॉसफी का मैं बताता हूँ तो मैं 3-3 4-4 घंटे एक सफ़े के ऊपर रहता था, अगर आप मुझसे पूछें, ठीक है। मतलब एलेगरी ऑफ द केव जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा, मैं आपको अगर ये शेयर करूँ, तो मुझे इतना मज़ा आया उसको पढ़ के, 2 सफ़े पेज था कि अच्छा मैं बस सेंड लगा। चला गया, ठीक है। ये आवाज़ काइंडली म्यूट कर लीजिए, हम इसको चैट के अंदर डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो आपको ना रीडिंग लाज़मी करनी पड़ेगी, उससे फिर आपको ज़्यादा हम अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। फिलॉसफी My word time is good for CSS. उस्मान, I have not gone through that book, so मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा जी, on WhatsApp group, which photocopy your shop you mentioned. अली, मेरे पास जो मैंने इसमें ये है कि मैं 2 तरीके हैं। जो नोट्स आपको मैं WhatsApp ग्रुप में शेयर करूँगा वो आपको किसी फोटोकॉपी शॉप से नहीं मिलेंगे, और वो ओरिजिनल राइटिंग होंगी फिलोसोफर्स की, ठीक है। बड़ी प्रिसाइज होंगी, बड़ी टू द पॉइंट होंगी और बड़ी मजे की होंगी, या उस पर कमेंट्री लिखी होगी बड़ी अच्छी किस्म की। फॉर एग्जांपल सर सैयद अहमद खान को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं एक बड़ा शोरा आफाक उनके ऊपर आर्टिकल लिखा है गालिबन अजहर साहब ने, बड़ा ज़बरदस्त वो लिखा हुआ है, तो वो मैं शेयर करता हूँ। तो आपको जर्नल आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। या फिर आपको अगर आपको ये चाहिए क्या कहते हैं नोट्स, तो ये मैंने कंपाइल करके ना एक फ़ोटोकॉपी शॉप पे रखे हुए हैं। ज़ाविया को दे दिए थे मैंने, वकास साहब को। तो वकास साहब से आप इन्फॉर्मेशन ले लें कि वो आजकल कहाँ मिलेंगे आपको। अगर आपको लाज़मी चाहिए तो वो ले लें। मेरा यहाँ तक ख़्याल है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप नोट्स की बजाय आप ये जो हम रीडिंग्स देंगे यानी कि क्लास के अंदर, और इसके अलावा एक टेक्स्ट बुक कोई भी आप फॉलो कर रहे हैं, वो बर्ट्रैंड रसल की हो सकती है, वो ऑनलाइन हो सकती है, तो ये इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। बट स्टिल इफ यू वांट टू बाय द नोट्स देन प्लीज गो फॉर दैट, वो आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले। अच्छा जी, in 2022 some unconventional questions were asked, so our prepared session will be enough to tackle any question. अच्छा, इसमें जो है ना बेटा ऐसे है अली कि आप मुझे सवाल एग्जैक्ट वो पॉइंट आउट करें, ठीक है, आपके मुताबिक अनकन्वेंशनल क्वेश्चन कौन सा है, तो राइट इट डाउन, मैं उसको फिर देख के आपको उसको एड्रेस कर देता हूँ। For now it is CSS based on layer, बहुत अच्छा। अभी इसके ऊपर सना की सवाल के ऊपर आ जाते हैं। जी, नूर का भी यही सवाल है। तो ये CSS और PMS दोनों के लिए है, और मैं ये एक बात ये कर रहा हूँ और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि देखें बात ये है, आपने फिलॉसफी पढ़नी ही है, मामूली सा फ़र्क है टाइम का भी और पैसों का भी CSS और PMS के, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप PMS के लिए ऑप्ट करें इस कोर्स को। और उसकी वजह ये है कि जो लोग PMS के लिए ऑप्ट करेंगे वो CSS उसके अंदर पढ़ लें। आपको ये बात शायद पता होगी, आपने सिलेबस देखा है, क्योंकि CSS का सिलेबस थोड़ा है और PMS का सिलेबस ज़्यादा है। PMS का पेपर 200 नंबर का है और CSS का पेपर फिलॉसफी का 100 नंबर का है। तो अगर आप इसको PMS के लिए ऑप्ट करते हैं ना जी, तो आप CSS ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे, एंड लगे हाथ चंद एक टॉपिक्स के लिए आप कोर्स को ना छोड़ें, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। तो आप फॉर PMS फॉर दिस कोर्स, और आप उसके लिए ही अपना ज़हन बनाएं, और आपको CSS साथ कवर हो जाएगा, और इंशाल्लाह देखें आप जब CSS देते हैं तो PMS आप लोग दे ही देते हैं, ठीक है ना जी, लगे हाथ। तो वो भी आपके साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पे या मेन प्रोडक्ट के तौर पे पैदा हुए, आपके वो दोनों ही कोर्सेज प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप इसको PMS के कंटेक्स्ट पे देखें। तो अभी हम यहाँ पे पॉज करते हैं क्वेश्चन से, मैं आपको कोर्स आउटलाइन पे वापस लेके चलता हूँ। आपको नजर आ रही होगी, तो मैंने कोर्स आउटलाइन को इसीलिए सहूलत देके ना बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड कर दी। तो मैंने इसको जो डिवाइड किया वो इस तरह से किया जी कि हमारी जो टोटल टॉपिक्स हैं कोर्स आउटलाइन के अंदर, वो अगर आप देखें तो देयर आर 33, ठीक है, मतलब टोटल अगर नंबर वाइज हम इनको दें तो इसमें सारे लोग आ जाते हैं बारी बारी। तो इसको मैंने फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया अपनी कोर्स आउटलाइन को। मैं अगेन ये शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, ग्रुप बन जाता है। तो पहला पार्ट वो है जो CSS और PMS दोनों का कॉमन है सिलेबस, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन आ जाता है, प्लेटो आ जाता है, एरिस्टोटल आ जाता है, डेकार्ट आ जाता है, स्पाइनोजा आ जाता है, ये दोनों ने पढ़ना है, PMS नहीं पढ़ना है और CSS नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। फिर आ जाता है जी आगे 21 से लेके जो सा है, एक्सक्यूज मी जी, जी सॉरी। अच्छा, फिर आगे आ जाता है जी 20 टॉपिक्स हम ये कर लेंगे, तो 20 टॉपिक्स में जो रह ये कॉमन है दोनों के, PMS के भी और CSS के भी। 20 के बाद जो 21 से लेके 25 तक हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो सिर्फ CSS वाले के।
ठीक है। ये मखसूस हैं और ये 4-5 टॉपिक्स हैं, ये 1 या 2 मैक्सिमम लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। उसमें कार्ल पॉपर आ जाता है, बर्गसन का आ जाता है, मार्क्स आ जाता है, तो ये है। और फिर उसके बाद जो है जी 25 से हाँ जी, 25 से सॉरी 26 से 33 तक वो टॉपिक्स हैं जो सिर्फ पीएमएस के बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ सीएसएस के लिए ऑप्ट करते हैं इस कोर्स को, तो वी विल बी सेइंग गुड बाय टू ईच अदर आफ्टर 25 टॉपिक्स, ठीक है। तो पहले 25 टॉपिक्स हैं, तो अगर आप इसको सीएसएस के लिए ऑप्ट और पीएमएस के लिए ऑप्ट करते हैं, तो फिर हमारा ताल्लुक आपके साथ आखिरी टॉपिक तक बना रहेगा, जो कि 33 टॉपिक्स हैं। तो मेरा अगेन वही आपको मशवरा है कि आप उसके लिए जाएं, क्योंकि सीएसएस उसके लिए अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। एंड पीएमएस के देख लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल 3 और 3 6 और 2 8 टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा, तो आपका पीएमएस भी साथ कर देगा और ये बड़ा अच्छा सोता है, ठीक है ना। आपको 2 चीज़ें एक साथ, आपको अलग से फिलॉसफी का दोबारा कोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा पीएमएस की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आपने अपीयर होना ही है। ये मेरा जहाँ तक ज़ाती आइडिया है कि लोग दोनों के लिए अपीयर होते हैं। अच्छा जी, अब ये है जी, तो इस तरह से हम चलेंगे जी इसको कोर्स को लेके के हम जो सा है जी पीएम उसको पहले कॉमन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम सीएसएस ओनली टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम पीएमएस ओनली टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो सीएसएस के बच्चे हैं वो फिर सीएसएस ओनली के बाद उनसे हमारा अल्लाह हाफिज हो जाएगा, और जो पीएमएस के बच्चे हैं फिर उनको हम आखिर तक लेके जाएंगे। दिस कोर्स इज गोइंग ऑन, तो है। अब मैं जल्दी से सवाल ले लेता हूँ, फिर हम जो सा है लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। आई थिंक नूर और सना मिर्जा आपका जो सा है आंसर हो गया होगा क्वेश्चन का जी। अली क्लासेस आज से शुरू हुआ है, ठीक है। और आज पहली क्लास है, आज भी हम कुछ पढ़ेंगे, कल भी डेमो लेक्चर है। आई थिंक जाविया के मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि कल भी डेमो लेक्चर है, आज का भी डेमो लेक्चर है, फ्री लेक्चर है दोनों, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम दे आर गोइंग टू चेंज सम लाइक समथिंग लाइक पासपोर्ट वगैरह वगैरह, फिर सिर्फ एक्सक्लूसिव उनके लिए हो जाएगा जो पे करेंगे वगैरह वगैरह, जो उनकी टेक्निकलिटी है। तो बाकी आज के और कल का थिंग आई थिंक लेक्चर जो है ना जी वो डेमो लेक्चर है, और आपको फैसला कर लेना पड़ेगा। अच्छा जी, सर हाउ मच टाइम टेकन फिलोसफी कवर ऑल। आप आई थिंक सवाल पूछ रहे हैं कि फिलोसफी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। मेरा जहाँ तक किस उस्मान आपके पास है कि अगर आप ये महीना मुझे देते हैं जो हमारा कोर्स पढ़ रहे हैं और मैं आपको जो रीडिंग्स बता रहा हूँ वो कर रहे हैं, आपकी फिलोसफी मोर देन एनफ कवर हो जाएगी मुकम्मल, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज सच, लेकिन इस महीने में आपने मुझे पूरा टाइम देना, ठीक है। आपको रीडिंग्स करनी है जितनी आप कर सकते हैं, रीडिंग्स कभी खत्म नहीं होगी। आप प्लेटो डॉट स्टैनफोर्ड पे जाके देखें, आप जाके फॉर एग्जांपल प्लेटो लिखें, वो प्लेटो ही आप रीडिंग नहीं खत्म कर सकेंगे, इतनी रीडिंग्स मिल जाएंगी आपको उसके ऊपर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रीडिंग्स हैं, लेकिन मुझे आप ये पूरा महीना देंगे तो इंशाल्लाह आपका ये कोर्स कवर हो जाएगा। अच्छा जी, फिर है जी सर सुना है पिछले साल फिलोसफी का प्रपोजल है, आगे चलते हैं सवाल देखते हैं जी। क्या सवाल जो आप गुड स्कोर जी, जाजिब ज़ाहिर बात है। आई थिंक अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बिल्कुल आते हैं, ये गुड स्कोर्स आते हैं। मैंने इसमें 90s भी देखे, 85 प्लस तो मैंने काफ़ी देखे हैं, ठीक है। 90 भी देखे हैं आउट ऑफ 100, तो डेफिनेटली इसमें कहते हैं ओके सर, बट टॉपिक्स वर नॉट फ्रॉम दैट लिस्ट, यू आर शेयरिंग टॉपिक्स इनटू 2022 पेपर काम सेंड मुझे समझ नहीं है। अच्छा, आपका सवाल आया उस्मान, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। सर सोर्स बता दें, किस चीज़ का सोर्स, यासिर आई थिंक डू नॉट अंडरस्टैंड, लिख के बता दें। अच्छा, कोपरनिकस रेवोल्यूशन एंड कांट, ठीक है जी। डायरेक्टली इट इज नॉट मेंशन इन सिलेबस, बिल्कुल ठीक है। अली आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि कोपरनिकस रेवोल्यूशन कांट में क्या है। अब बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कांट एक तो बाय बाय हमारे पास से बड़े ऑब्वियस तरीके के साथ पेपर में मेंशन है, ठीक है। उसको हमने पढ़ना ही पढ़ना और बड़ा अच्छे से पढ़ना, बड़ा टाइम लगा के, बड़ा दिल लगा के पढ़ना। कांट है भी बड़े मजे की चीज, लेकिन जब आप कांट पढ़ लेंगे ना, ये कोपरनिकस रेवोल्यूशन आपको टॉफी लगेगी, ठीक है। ये आपको उसके साथ इसका एनालिसिस करना कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा, ये मैं भी आपको मोटे तौर पे बता सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल कांट बात जो कर रहा है, वो कांट बात कर रहा है रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को आपस में मिलाने की, ठीक है। तो अब कांट का जो था ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, वो जब सारी बात हम जाएंगे उसके ऊपर तो पढ़ेंगे। मैं आपको अभी ब्रीफली उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। तो कांट बात करता है कि जी, कांट का एक बड़ा मशहूर फिक्र है, वो कहता है नो कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट एंड नो परसेप्ट विदाउट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो परसेप्ट कॉन्सेप्ट के बगैर खाली हैं और कॉन्सेप्ट परसेप्ट के बगैर जो है वो अकेले हैं। मतलब क्या कहने का ये था उसका कि ये जो हमारी डिबेट है, आइडिया
इम्पोर्टेंट है या मैटर इम्पोर्टेंट है, तो वो ये कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम है। अब कॉपरनिकस रेवोल्यूशन के साथ इसका क्या ताल्लुक है, वो फिर इंशाल्लाह जब हमारा टॉपिक आएगा तो हम इसको फिर डिटेल पे डिस्कस भी कर लेंगे। आप इसको, बड़ा अच्छी बात है कि आप प्रीवियस पेपर्स के सवाल साथ लिख के रखें, और आप मुझसे जब टॉपिक हम डिस्कस करें तो उसमें आप पूछ लें कि सर ये आप इसको ज़रा बताएं कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस सवाल को, या आप क्या बातें लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पे अच्छा लिंक शेयर किया है, वो देख लीजिए सर। फिलॉसफी के अदर सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैपिंग का थोड़ा सा बताएं। आसिफ, मैंने उसके बारे में शुरू में बता दिया कि आपको ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप करेगा पॉलिटिकल साइंस के साथ, आपके इंग्लिश एसे के साथ, आपके करंट अफेयर्स, सॉरी करंट अफेयर्स कह रहा हूँ, आईआर के साथ, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, इस तरह की चीज़ों के साथ आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये पेपर। मैं इसके बारे में शुरू में तफसील से बात कर सकूँ। इंडक्टिव फैलेसीज क्वेश्चंस इन 2022। अली, ये जो सवाल आप कर रहे हैं, ये सवाल सीएसएस का आया या पीएमएस का आया, या और इसके ऊपर अभी देख लेते हैं कि इंडक्टिव फैलेसीज आज कल इंशाल्लाह है टॉपिक के अंदर। हम इसको, इंडक्टिव लॉजिक का टॉपिक है, तो कल हम इसको इंडक्टिव फैलेसीज को एड्रेस कर लेंगे। आई थिंक ये पीएमएस के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये सीएसएस नहीं, सॉरी, सीएसएस के अंदर भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, सीएसएस के अंदर ये सवाल हो सकता है। तो आप कल हमने इंशाल्लाह इंडक्टिव लॉजिक को डिस्कस करना है, तो हम उसके अंदर इंडक्टिव फैलेसीज को भी देख लेंगे। Pragmatists argue that philosophy has become irrelevant. Do you agree with this paper? So this paper was asked in CSS पेपर। जी बिल्कुल ठीक है फरा, बिल्कुल ठीक है, हमने प्रैग्मेटिज्म पढ़ना है, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म पढ़ना है, और प्रैग्मेटिस्ट क्यों कहते हैं ये बात आपको उसमें पता चल जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये बड़ा फिक्रा अच्छा है, और इसके ऊपर आप खुद फिर एनालिसिस कर सकते हैं कि आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मोटे तौर पे अगर बताऊं तो प्रैग्मेटिस्ट ये बात करते हैं कि जो चीज़ यूजफुल है उसको अडॉप्ट कर लो। तो हर चीज़ की वो देखते हैं यूटिलिटी वैल्यू। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर आपका मजहब आपको कोई यूटिलिटी वैल्यू दे रहा था, गुड फॉर यू, ठीक है, आप उसको अडॉप्ट कर लें। अगर आपको कोई एक सर्टेन बिलीफ, फॉर एग्जांपल आपका ये बिलीफ कि ये कमरे के बाहर एक डायनासोर खड़ा हुआ है आपके, और वो डायनासोर आपकी हिफाजत कर रहा है, और वो किसी को आपके कमरे के करीब नहीं आने देगा, ये आपका बिलीफ है, ठीक है, तो आपकी इसकी यूटिलिटी वैल्यू तो अडॉप्ट कर लें इसको, ठीक है। तो वो उस कंटेक्स्ट में बात करता है, और वो ये कहता है कि अब फिलॉसफी की यूटिलिटी वैल्यू इसके बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। ये प्रैग्मेटिस्ट का एक बायस है। इसको अगर मैं ज़्यादा तौर पे कहूँ कि लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो थे ना जी, हमारे आगे टॉपिक में आएंगे इंशाल्लाह, आई थिंक 19 टॉपिक है या 28 टॉपिक है आखिरी टॉपिक्स में, तो वो ये बात करते थे कि अब ये जो फिलॉसफी है ये इरेलीवेंट होगी, अब हमें सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज की तरफ जाना चाहिए, अब हमें सिर्फ वो चीज़ें देखनी चाहिए जो ऑब्जर्वेबल हो। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी अपनी मौत आप मर चुका है लेटर ऑन इन 1970s, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं तो क्या उनको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर पे डिबेट करेंगे, ठीक है, जाके लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का ये बात है। बहरहाल ये है, तो इंशाल्लाह इस तरह देखेंगे इसको। लॉजिकल पॉजिटिविज्म बाय द वे इज एन ऑफशूट, कैन बी कॉल्ड एन ऑफशूट ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। तो प्रैग्मेटिस्ट एक फिलॉसफी है और लॉजिकल पॉजिटिविज्म उसकी एक एपिस्टेमोलॉजिकल फिलॉसफी है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है वो हम बताते हैं आज के हमारे लेक्चर में इंक्लूडेड है। अच्छा, सवाल जल्दी से काफ़ी सारे आ रहे हैं तो इसको देख लें। प्रैग्मेटिक फिलॉसफी ऑफ द कम्युनिटी का है ये आपका सवाल आपका। अल गजालीज व्यू ऑन रिलीजियस साइंसेस, इकबाल क्रिटिसिज्म ऑन नीचे फिलॉसफी। जी, इस दफ़ा मैं ये कहूँगा कि अनकन्वेंशनल नहीं कहूँगा मैं इसको। उस्मान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सवाल अनकन्वेंशनल नहीं, ये सवाल डिफिकल्ट है, ठीक है। दे आर डिफिकल्ट इन नेचर एंड दे रिक्वायर एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। ये मैं इसको, ये बात इसके बारे में कहूँगा कि ये जो सा है कि इनके बारे में पढ़ा अगर आपने ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको अटेम्प्ट करना। तो ये है, लेकिन ये अनकन्वेंशनल नहीं है, ये आउट ऑफ कोर्स किसी तरीके से नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल विद इन कोर्स है। और जब हम इकबाल को पढ़ेंगे तो इकबाल का फलसफा पढ़ेंगे तो बाय द वे इकबाल और नीचे जो सा है अगर आप लोगों ने पढ़ा हो इकबाल को, तो इकबाल को यहाँ का नीचे भी कहा जाता है, ठीक है। तो जर्मन नीचे था, तो पाकिस्तानी नीचे जो है उसको इकबाल को कहा जाता है। फिर हम देखेंगे कि उनके अंदर क्या कॉमनैलिटीज है और उसने क्या क्रिटिसिज्म किया था उसके ऊपर, लेकिन वो टॉपिक जब आएगा तो। लेकिन ये अनकन्वेंशनल नहीं है, ना आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है। ये बिल्कुल विद इन कोर्स है और ये उसके अंदर डिस्कस करेंगे। गजाली का जो व्यू है रिलीजियस साइंसेस के ऊपर क्यों है, क्यों वो उसको अ, एक नया मोड़ देता है, जिसकी बुनियाद पे फ़िक़्ह हनफिया जो सा है वो सारा खड़ा होता है, और वो
हनफी का एक बहुत बड़ा फिलोसफर बन के उभरता है, और वो क्या बातें हैं जो वो दूसरों से मुख्तलिफ करता है, वो जब इंशाल्लाह गज़ाली आएगा तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। गज़ाली का जो सा मज़े का काम है वो ये है कि गज़ाली मुस्लिम फ़िलॉसफ़ी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, ठीक है? वो एक गेम चेंजर है, और उसने एक मुकम्मल तौर पे नया नज़रिया दिया है चीज़ों को देखने का, जो कि हम इतना नहीं उसको जानते। तो बहरहाल उसके ऊपर जब जाएँगे, फिर अगेन आपको रीडिंग्स में शेयर करूँगा उसके मुतालिक, तो आपको फिर उसके बारे में पता चल जाएगा। अच्छा जी, बर्गसन क्रिटिक, बर्गसन बिल्कुल है जी। वन कांट बर्गसन का जो इंट्यूशनिज़्म है ना जी, वो जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको उसकी क्रिटिक आएगी। ठीक है? अभी उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि बर्गसन का जो इंट्यूशनिज़्म है उसको समझना थोड़ा-सा क्रिटिकल काम है, और उसके लिए पहले आपकी थोड़ी-सी बेस बनानी पड़ेगी, जो कि इंशाल्लाह शुरू के लेक्चर्स में बन जाएगी। तो बर्गसन को समझना थोड़ा-सा मुश्किल काम है, कांट को समझना उससे भी मुश्किल काम है। ठीक है? कांट नहीं समझ आता आराम से। अभी शायद मैंने जो आपको बात की हो, वो आपके ऊपर से गुज़री हो या आपको थोड़ी बहुत समझ आई हो, लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको बेस बनानी पड़ेगी। वो इंशाल्लाह हमारी प्लेटो से बनेगी, ठीक है? आज से बननी शुरू होगी और आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम काट के ऊपर जाएँगे। लेकिन ये बर्गसन का बिल्कुल ये टॉपिक हमारे अंदर इंक्लूडेड है। इंडक्टिव फैल्स को इंशाल्लाह कल देख लेंगे। अच्छा जी, सर कैन यू शेयर द सेट नोट्स इन ग्रुप सो दैट वी मे हैव अ ग्लिम्प्स टू द कोर्स प्रायर टू सिलेक्टिंग इट? ज़हीर, द थिंग इज़ कि आई विल शेयर यू द कोर्स the notes regarding the lecture, regarding the topics we are going to discuss in lectures, ठीक है? तो मैं इन दो टॉपिक्स के मुतल्लिक जो नोट्स रेलिवेंट है वो आपको शेयर करूँगा, और इसके अलावा बुक्स है बेटा, बुक है, बुक्स मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ऑनलाइन सोर्स की बुक भी शेयर कर रहा हूँ, और बर्ट्रैंड रसल की, बर्ट्रैंड रसल की बुक आप खरीद सकते हैं कहीं से भी जाके, ठीक है? तो ले सकते हैं, और जो ऑनलाइन सोर्स है वो आप उसको लिंक को खोल सकते हैं, वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और इंशाल्लाह ये 2 लेक्चर्स के नोट्स इंशाल्लाह जब ग्रुप बन जाएगा तो मैं उसके अंदर शेयर कर दूँगा। अच्छा जी, सर अगर खुद फिलॉसफी तैयार करनी हो तो उसके सोर्सेज़ या सिंपल कोई एक तो बुक्स बता देंगे जो सिलेबस कवर करती हो सीएसएस का, या सीधा फ्रैंकली आपने अगर खुद तैयार करनी है तो बर्ट्रैंड रसल की वेस्टर्न फिलॉसफी से ज़्यादा बेहतर किताब कोई नहीं है, सीएसएस के लिए, ठीक है? वो इसलिए सीएसएस के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर हमारे जो मुस्लिम फिलॉसफर्स हैं, वो उसने डिस्कस नहीं किया, तो वो चंद एक मुस्लिम फिलॉसफर को फिर आपने अलहदा से मुस्लिम मटेरियल थोड़ा बहुत आपको लेके पढ़ना पड़ेगा, कि फॉर एग्ज़ाम्पल इकबाल की तो किताब है उसकी इस तरह की। तो लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर किताब कोई नहीं आपको मिल सकती। बेटर जैसे कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी ज़्यादा। दैट इज़ द सिंगल बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, और बड़ा ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। रसल करीब तरीन हमारे से जो फिलासफर जुड़ता है ना वो रसल है, और बड़े ही ज़बरदस्त काम किया उसने। उसने एक ऐसा काम किया जो सदियों में होता है, ठीक है? उसकी किताब बहुत आला है, लेकिन उसको फिर पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं जैसे, तो फ्रैंकली सेइंग आप किसी भी अच्छी इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी की किताब को उठा लें, ठीक है? इवन लोग कहानियों के तौर पे पढ़ लेते हैं, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं इतनी रेलिवेंट, लेकिन कहानी के तौर पे सोफीज़ वर्ल्ड पढ़ लेते हैं। बड़ी अच्छी किताब है, सोफ़ी की दुनिया। उसमें आपको एक बेसिक नॉलेज ज़रूर मिलेगा, वो आपने अगर पढ़ा हो, नॉवल है एक लड़की के ऊपर लिखा हुआ सोफ़ी नाम है उसका, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है, आपको बुनियादी मालूमात तमाम फिलॉसफर्स की मिलती है। तो आप किसी भी अच्छे बंदे की लिखी हुई इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी पढ़ लें, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन अगेन मुश्किल है थोड़ा-सा। ये कि मैं आपको ज़ाती तौर पे ये बात करूँगा कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट नहीं तो कम से कम समव्हाट डिफिकल्ट, कि आपको अगर बेसिस नहीं बनी हुई तो आपको चीज़ें नहीं समझ आएँगी, ठीक है? और फिर जो लोग क्या होता है कि अगर आपको बेसिस ना बनी हो और आप फिर काम करना चाहें, तो सम ऑफ द पीपल एंड अप वेस्टिंग टाइम, ठीक है? वो फिर नई चीज़ें समझ आ रही होती हैं, ऊपर गुज़र रही होती हैं, फिर वो मामला खराब है ऐसा। तो मुझे कोperनिकस रेवोल्यूशन का पता ही नहीं था पहले। हालाँकि द थिंग इज़ कि कोperनिकस रेवोल्यूशन हमारे सीएसएस के अंदर टॉपिक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं है, ठीक है? अब क्या था कोperनिकस रेवोल्यूशन? बिल्कुल सिंपल सा था कि जी, ज़मीन स्टैटिक नहीं है, बल्कि सूरज स्टैटिक है और ज़मीन उसके इर्द-गिर्द घूम रही है, ठीक है? जो कि बाद में गैलीलियो ने भी जाके बात करी थी। तो इसका क्या एक असर हुआ था? वो ज़ाहिर-सी बात है, फिर उसने एक साइंस की बुनियाद रख दी थी, ठीक है? जदीद साइंस की बुनियाद रखी इसने, और उसके अंदर अंदर हम फिर एक नए तरीके से दुनिया को देखना शुरू हुए कि वी आर नॉट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वगैरह-वगैरह। वी आर जस्ट अ प्लैनेट, और हमारे जैसे और भी कई प्लैनेट हैं और हम भी उनकी तरह घूम रहे हैं। तो ये है। इंडक्टिव फैलेसी को इंशाल्लाह कल देखते हैं जी, आपकी काफ़ी लोगों की यहाँ पे क्वेरी है। व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट टुमारो लेक्चर गोइंग टू टीच अ फिलॉसफर? जी, हम आज भी कुछ पढ़ेंगे फिलॉसफर, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, और कल भी मैं 2 फिलॉसफर्स को पढ़ाऊँगा, ठीक है? कल हम प्लेटो
और एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो इंडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव फैलासिस को इंशाल्लाह रात में टच करेंगे। आपके काफ़ी सवाल आते हैं, तो कल का जो एजेंडा है वो ये है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 टॉपिक्स, प्लेटो, अरिस्टोटल और इंडक्टिव लॉजिक, जिसके अंदर बेकन और मिल आते हैं, जो मेन फिलोसफर हैं। और फिर बाकी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाउ टू टैकल डिफिकल्ट क्वेश्चन। फराज, द थिंग इज कि रीडिंग, जितनी अच्छी रीडिंग होगी आपका कोई सवाल डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा, ठीक है। रीडिंग इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। अच्छा जी, sir, this is why I am confused to again our philosophy. If such difficult question again appear in next year, but we will do last attempt. Usman, the thing is कि अब इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता बेटा कि अब क्या बात वो पूछता है अगले साल में, लेकिन आप इसको कोर्स को देख लें। अगर आपको कोर्स देखने के बाद भी लगता है कि नहीं ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं करनी है, आपकी पर्सनल बिल है, पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये है कि अगर आपकी रीडिंग एक्सटेंसिव हो तो आपको चीज़ों का पता चल जाता है, ठीक है। मैं आपको अगर अपनी ज़ाती मिसाल दूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, ठीक है, और मैंने साथ साइकोलॉजी पढ़ी है, तो मैंने ये 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, दोनों, एक सोशल साइंसेज में आता है और एक ह्यूमैनिटीज में आता है। मुझे कोपरनिकस रेवोल्यूशन का कहीं से पता नहीं चलना चाहिए था बाय, क्योंकि ये प्योरली फिजिक्स का एक टॉपिक अगर आप समझ लें इसको, लेकिन यू गेट टू नो व्हेन यू डू रीडिंग्स, ठीक है। इसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त फिलोसफर था, उसने बड़ा जबरदस्त काम किया है, उसका नाम जेन से निकल जाते हैं मेरे लोगों के, तो अभी जेन में आते हैं, मैं बताया तो उसने ऊपर काम किया, लेकिन अगेन वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो बहरहाल इसके ऊपर उस्मान, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकूंगा, लेकिन आप इसको देख लें एक दफ़ा, अगर आपका दिल माने तो प्लीज गो फॉर इट। थैंक यू, यस यस। MS clinical psychology, that's why I'm after philosophy. ठीक है सना मिर्जा, very good, excellent. I'm also primarily मेरा philosophy और psychology दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो it is good to see a psychology मेजर और here। अच्छा जी, चलें जल्दी से अब काम स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कोई और सवाल नहीं है, और हो तो ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा उसमें। हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम आज के लेक्चर में अब जो काम करेंगे वो बुनियादी तौर पे क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी, बैक टू आवर क्या कहते हैं कोर्स आउटलाइन। और फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि जी हम इसको बुनियादी तौर पे डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक को, फिर आपका जो सवाल हो वो मैं ले लूंगा। तो क्विकली मैं इसके ऊपर चलता हूँ। जस्ट काइंडली म्यूट कर लीजिए किसी का, इसका अनम्यूट। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी क्या है? फिलोसफी क्या है? फिलोसफी क्या है? फिलोसफी क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है। फिलोसफी मुझे नहीं पता क्या है, सिंपल एज दैट। मैं आपको सीधी सी बात करूंगा, मैं पहले ही याद कर देता हूँ, तो आप कहेंगे सर फिर हम ही फिलहाल हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं फिलोसफी का कोर्स पढ़ा के कि जी मैं फिलोसफी पढ़ा, लेकिन दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। यही मजे की बात है कि जब आप ये बात कहते हैं ना कि आई नो दैट आई डोंट नो, दैट इज व्हेन फिलोसफी बिगिंस, ठीक है। जब आप ये बात शुरू मान लेते हैं ना कि मुझे नहीं पता, तो वहीं से बात फिलोसफी की शुरू होती है। ये एक दुनिया का पहला और आखिरी सब्जेक्ट, या पहला और आखिरी ऐसी चीज है जिसको आप ये बात कह के शुरू कर सकते हैं कि आई डोंट नो, लेकिन हम देखते हैं कि क्या है। मैं आपको उसकी एक डेफिनेशन नोट करवाने की कोशिश करूंगा। काइंडली म्यूट कर लीजिए किसी एक का, अनम्यूट है का। ओके, मैंने इसको म्यूट कर दिया। जाविया काइंडली इसको देखते रहा करें जी आप। ओके, तो स्लाइड नजर नहीं आ रही। अच्छा, स्लाइड मेरे मेरा ख्याल है जब आ रही होंगी जी, अगर अभी भी नहीं आ रही तो दोबारा लिख के भेज दें, मैंने अभी शेयर की है तो आप। अच्छा, तो व्हाट इज फिलोसफी? फिलोसफी क्या है जी? फिलोसफी शुरू करते हैं लफ्ज से। फिलोसफी 2 लफ्जों का मजमुआ है, फिलो एंड सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव ऑफ, ठीक है, और सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो फिलोसफी का लफ्जी मतलब जो है वो ये है कि इट इज लव ऑफ विजडम, ठीक है। इसको आप लव भी कह सकते हैं, इसको आप क्वेस्ट भी कह सकते हैं, जिस उर्दू में कहते हैं जुस्तजू, ठीक है। क्वेस्ट होता है जुस्तजू, और इसको आप मोहब्बत भी कह सकते हैं, लव, और इसको आप मतलब अ, पाने की जुस्तजू, किसी चीज को तलाश करने की जुस्तजू, और वो किस चीज को तलाश करने की जुस्तजू है? वो विजडम को तलाश करने की जुस्तजू। तो अगर हम इसका लफ्जी मतलब लें, फिलोसोफिया जो लेफ्ट था एक्चुअल, तो उसका मतलब है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप विजडम हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप कोई फैक्ट्स नहीं जान पाएंगे,
नॉट नथिंग लाइक कि आपको कोई बात पता चले, नथिंग, ये सब कुछ जो आपको दूसरे सब्जेक्ट से मिलता है उससे हट के सब्जेक्ट। विजडम क्या है? विजडम बड़ा अच्छा सवाल है, क्या है विजडम को उर्दू में आप दानिश कहते हैं, दानिशमंदाना कहते हैं। अब ये दानिश कोई भी हो सकता है लेकिन विजडम क्या है? होप कि जब आप जो सा है, जब आप इस कोर्स को पढ़ लेंगे तो यू विल बी वाइजर, तो आप वाइज होंगे। तो अच्छा, कोर्स आउटलाइन नजर आ रही है अभी, ठीक हो गया, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। मैं इसको शो कर देता हूँ, ठीक है, ये बता दिया करें कि नजर क्या आ रहा है। मेरा ख्याल है मैंने उसे चेंज नहीं किया इसको। हाँ, कोर्स आउटलाइन नजर आ रहा है, थैंक यू अली। आई थिंक जब आप ये हमारी जो स्लाइड है नजर आ रही है। अच्छा ठीक है, स्लाइड अब आप नजर आ रही है, ठीक हो। अच्छा जी, तो फिलो एंड सोफिया, ठीक है जी, दो बुनियादी लफ्जों का हुआ है। लव ऑफ विजडम, इसका लफ्जी मतलब है। तो फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्या सवाल है, क्या चीज डिस्कस करती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ जी फिजिक्स क्या डिस्कस करती है, तो आप कहेंगे ये जितने भी फिजिकल वर्ल्ड की चीजें हैं ना, ये फिजिक्स का डिस्कस करती है। मैं आपसे पूछूं जो बायोलॉजी क्या डिस्कस करती है, तो आप कहेंगे सर जितनी भी लिविंग बींग्स की स्टडी है ना जी, वो बायोलॉजी में डिस्कस करती है। तो फिलॉसफी का क्या डिस्कशन मैटर है या सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर आर दोज पेरेनियल क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे मैंने लफ्ज लिखा है पेरेनियल, जो कि इंसान की एग्जिस्टेंस के साथ जुड़े हैं। तो पेरेनियल क्वेश्चन को उर्दू में अगर जो है इसका मतलब करें तो इस पेरेनियल का मतलब होता है बुनियादी, ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो सा है वो जो सा है पहले नंबर की जो चीज है, ठीक है, क्या है? तो फॉर एग्जांपल व्हाट इज वन ऑफ द पेरेनियल क्वेश्चन, क्या हो सकता है? वन ऑफ द पेरेनियल क्वेश्चन इज के रियल क्या है? व्हाट इज रियल? हकीकत उर्दू में जब कहते हैं ना ये रियलिटी, तो ये दुनिया नजर आ रही है, ये क्या हकीकत है? आ, 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 क्या ऐसा तो नहीं है कि हम किसी आ, आ, बैल के सींग के ऊपर हमारी दुनिया खड़ी हुई है और वो जब झटका लेता है तो अर्थक्वेक आता है, वो जब साइड पर होता है, तो क्या ऐसे है? ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये फिलॉसफी का मैटर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन से क्या मुराद है, क्या हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में? ठीक है, अनदर क्वेश्चन, व्हाई आर वी हियर? इज देयर एनी मीनिंग? इस दुनिया का कोई मतलब है? इस दुनिया का कोई मतलब बन सकता है ये दुनिया, या फिर एब्सर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये एक मीनिंगलेस दुनिया है? क्या है ये? ठीक है, हम कौन? सबसे बड़ा सवाल पहले क्वेश्चन के अंदर, चौथा पांचवा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हम कौन है? हु आर वी? हु एम आई? हु इज सफीक? हु इज अली? हु इज उस्मान? हु इज सना? हु इज वगैरह वगैरह, जितने भी कौन है। अब आप मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूँ कि जी हु इज अली, तो आप कहेंगे जी माय नेम इज अली है, फलाना फलाना, आप अपना तारुफ करवा देंगे। लेकिन आपसे पूछेंगे कौन? ये वो चीजें हैं जो आपको इस दुनिया ने दी है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कह दिया कि तुम्हारा नाम है, ठीक है, आपको किसी ने कह दिया कि तुम एक लड़के हो, आपको किसी ने कह दिया कि ये है, बट वट इन रियल आर यू? हु आर यू? वट इज योर पर्पस? वट इज योर एग्जिस्टेंस? वट इज द मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस? ठीक है, क्या फिर यही दुनिया है, या ये दुनिया नहीं है, कोई और दुनिया है? ठीक है, जो भी है, फिर उसमें रिलीजन भी आ जाते हैं। और देखें, बाय द वे यहाँ पे आपको एक साथ बात साइड नोट पे भी आप उसको मेंशन कर ले, नोट बाय द वे नोट्स लेते रहे साथ साथ। सॉरी, मैं बात को यहाँ पे पहला कहना भूल गया था। मेरे जितने भी लेक्चर्स हों, एक काम आपने लाजमी करना है, और वो ये है कि नोट्स लाजमी लेने हैं। और आपने साथ साथ अपनी आपकी कॉपी और पेंसिल आपकी जो से ना ये हो, क्योंकि ये स्लाइड्स के ऊपर ना बिल्कुल मैं बुनियादी बात लिखता हूँ और बाकी बातें जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप साथ साथ अगर नोट नहीं करेंगे ना, तो ये सारी बातें मिस हो जाएंगी। तो आपके हाथ में कॉपी पेंसिल लाजमी होना चाहिए अगर आप एक कोर्स ले रहे हैं, वरना ये कुछ बात आपको ना पल्ले पड़ेगी, ना मजा आएगा, ना समझ आएगी। साथ साथ आपको इसको लिखता रहना चाहिए, और कोई बात अगर आप मिस आउट करेंगे तो प्लीज आप मुझे कहें कि सर ये दोबारा बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर दोबारा बता दूँ। तो फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे थे कि जी हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? ठीक है, अब एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन आपसे तो सेटिस्फाई हो या ना हो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल रिलीजन ऑफर्स यू वन ऑफ द पर्सपेक्टिव, कि आपका ये मकसद है कि आप इस दुनिया में सिर्फ आज ही हैं और आपको कहीं आगे जाना है और उसकी तैयारी है, ओके, वन ऑफ द पर्सपेक्टिव। इसके अलावा क्या पर्सपेक्टिव? ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आर पेरिनियल क्वेश्चंस, व्हिच आर बेसिक क्वेश्चन, व्हिच आस्क द क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बुनियादी इंसानी एग्जिस्टेंस के साथ जुड़े हुए। व्हाट इज दिस यूनिवर्स? ये कायनात क्या है?
हम क्यों इस कायनात में हैं, कहाँ से आ गए, कहाँ से जा रहे थे, क्या हम कोई मुसाफिर हैं, क्या से मतलब कैसे हुआ कि ये इंसान पैदा हो गया, ठीक है, कैसे हुआ कि ये ज़मीन बन गई, कैसे हुई कि ये कायनात दुनिया में वजूद में आ गई। ये सवाल जो है ना, ये मैं आपको अगर इसमें बात करूँ तो ये सवाल बहुत बड़ी नौयत की, लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करते हम लाइफ में, और जो कोई डिस्कस करता है हम उसको कहते हैं छठ की फलसफा चाट, ठीक है ना? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, वी डू नॉट नो इट, वी डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल व्हाट इज रियल, वी डू नॉट नो। लेकिन फिर आप सवाल करेंगे सर अगर हमें किसी बात के बारे में पता नहीं चलता तो व्हाई स्टडी फिलोसफी, हमें तो फिलोसफी को छोड़ देना चाहिए। मैं इसके बारे में अगर सिंपलीफाई करूं तो इस बात को वो ये है कि व्हाट इज रियल, हकीकत क्या है। आज से 2500 साल पहले जो अर्लीस्ट नॉन फिलोसफर हैं यानी कि प्री सोक्रेटिक और इवन प्लेटो एंड एरिस्टोटल, वो भी यही सवाल करते थे कि हकीकत क्या है, और आज भी हम यही सवाल कर रहे हैं कि हकीकत क्या है। हमें आज तक इसका जवाब नहीं मिला, हमें आज तक प्रॉब्लम ऑफ ईविल का जवाब नहीं मिला कि वो ईविल कहाँ से आता है, बुराई कहाँ से आती है इस दुनिया में, ठीक है, बुराई का मंबा क्या है मोरल, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट बार नहीं मिला। तो क्या हमें इस फिलॉसफी को छोड़ देना चाहिए, वाई, फिर हम क्यों फिलॉसफी को कैरी ऑन कर रहे हैं? इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि फिलॉसफी के अपना जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि व्हाट इज रियल, लेकिन आल्दो उसको इसके अंदर कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद उसने दुनिया जहान के वो इल्म पैदा कर दिए हैं कि आप उनको देख के हैरान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज रियल के अंदर आपको जो एक सब्जेक्ट मिल गया है दुनिया में तोहफा, वो फिजिक्स है। अगर ये सवाल डिस्कस ना होता कि रियल क्या था तो आपकी फिजिक्स कभी पैदा ना होती। अगर ये सवाल डिस्कस ना होता कि रियल क्या है तो कभी भी आपका एटम का फलसफा जो कि इनिशियली डेमोक्राइटस ने दिया था और बाद में आके जॉन डाल्टन ने दिया 18th सेंचुरी के अंदर, वो कभी भी ना आता। ये बुनियादी सवाल था कि रियल क्या है, तो ही उसके जवाब में ये फील्ड ऑफ साइंसेज और फील्ड ऑफ सब्जेक्ट्स आए, ठीक है। साइकोलॉजी, इवन आपकी साइकोलॉजी जो है, जितने भी आज आप पढ़ते हैं, ब्रेन स्टडी कर रहे हैं, माइंड स्टडी कर रहे हैं, माइंड बॉडी प्रॉब्लम जो हमारा टॉपिक का हिस्सा भी है वो भी स्टडी कर रहे हैं, तो ये तमाम बड़ी इस वजह से जा रही है कि आपका बुनियादी सवाल था कि हम क्या हैं, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड्स फॉर एग्जांपल एक फिलॉसफी का बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है। मैं छोटा सा एक आपको एनेक्डोट शेयर कर देता हूँ, साइकोलॉजी के बंदे ज़्यादा अच्छा समझेंगे। प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड ये कहती है जी कि डेकार्ट की जब हम जाएंगे ना डेकार्ट के अंदर तो हम इसको पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड। तो फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड कहती है जी कि क्या हम कभी ये एसरटेन कर सकते हैं कि जो नीला कलर मुझे नजर आ रहा है वो आपके दिमाग में भी वही नीला कलर है, ठीक है। ये बड़ा एक मजे का सवाल है। अब सुनने में तो देखेंगे बड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन इसको इस तरह समझें कि मैं जिस कलर को नीला कह रहा हूँ क्या आपके दिमाग में भी वही नीला है? हो सकता है आपके दिमाग में वो ग्रीन हो जो मेरे मुताबिक ग्रीन है, लेकिन वो आप मैंने उसको कहा कि जिसको नीला कहना है तो आपने उसको नीला कहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड, वी आर नेवर एबल टू नो कि दूसरे माइंड्स के अंदर वो क्या चीज चलती है, ठीक है। ये एक बड़ी मजे की चीज है, और इसके ऊपर साइकोलॉजी के अंदर हमारी बड़ी डिबेट हो सकती है कि प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड के बाद अगर हम ये बात करें तो फिर साइकोलॉजी का क्या क्या सब्जेक्ट मैटर रह जाता है कि हम साइकोलॉजी को लेके भी चल सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना जी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूँ जी मेरे सर में दर्द हो रही है, आप कहते हैं जी मेरे भी सर में दर्द हो रही है, मैं कहता हूँ मेरे सर में शदीद दर्द हो रही है, आप कहते हैं मेरे सर में भी शदीद दर्द हो रही है, तो क्या आपकी शदीद दर्द और मेरी शदीद दर्द एक जितनी दर्द की इंटेंसिटी में? वी कैन नेवर नो, वी आर नेवर एबल टू नो। ये मतलब आपको मैं पेरिनियल क्वेश्चंस के अंदर बता रहा हूँ कि ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए सवाल है, ठीक है, ये रियल से जुड़े हुए सवाल है जिसको हम फिलोसफी डिस्कस करते हैं। मजीद इसका इंट्रोडक्शन अभी आगे चल के लेते हैं। अच्छा, फिर एक देखें सवाल जहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि फिलोसफी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप सबसे बड़ी डिग्री कर लें तो उसको पीएचडी क्यों कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप साइकोलॉजी में जब सबसे बड़ी डिग्री कर लेंगे, इवन नाउ दिस इज पोस्ट डॉक, बट इवन पोस्ट डॉक मींस पोस्ट डॉक्टरेट, और डॉक्टरेट क्या होती है? डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी क्यों आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, सबसे अच्छी डिग्री कर लेते हैं, बड़ी डिग्री कर लेते हैं, यू विल बी कॉल्ड डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन केमिस्ट्री। हाँ, तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जब भी किसी चीज के सब्जेक्ट के आप बुनियादी सवालों को एड्रेस करते हैं या उनके ऊपर कोई बात करते हैं, अगेन
keep in mind the perennial questions of that subject, then you become a doctor of philosophy of that subject. ठीक है, तो वो जो डिग्री है इसीलिए वो हाईएस्ट डिग्री शुमार की जाती है कि अब आप असल मौजू के ऊपर आ गए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली, तो रदरफोर्ड का फिनोमेना पढ़ लिया, आपने कुछ भी पढ़ लिया केमिस्ट्री के अंदर, आप बुनियादी बातें नहीं पढ़ रहे, अभी आप सिर्फ फ्रैक्शन फिगर्स पढ़ रहे। लेकिन जब आप ये बात डिस्कस करें कि क्या फॉर एग्जांपल जो एटम है उसको फर्दर डिविजिबल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है, नाउ यू आर आस्किंग सम बेसिक क्वेश्चन अबाउट दैट सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ यू विल बी डूइंग अ थीसिस ऑन दैट टॉपिक एंड नाउ यू विल बी कॉल्ड अ डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी ऑफ दैट टॉपिक। ठीक है, तो इसीलिए जब भी किसी सवाल की, जब आप बुनियादी जब किसी भी सब्जेक्ट के बुनियादी सवालों को एड्रेस करते हैं, देन यू विल बिकम अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ऑफ दैट सब्जेक्ट, और आप फिर उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री अचीव करते हैं। एंड किसी भी सब्जेक्ट, ठीक है, आप दुनिया जान का कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, जब भी आप उसकी हाईएस्ट डिग्री करेंगे इट विल बी अ पीएचडी। ठीक है, पोस्ट डॉक होगा, एंड पोस्ट डॉक भी अगेन पीएचडी के बाद होता है, और पीएचडी का नाम है उसके अंदर आता है। जल्दी से सवाल देख लेते हैं। सर एवरेज स्कोर क्या है फिलॉसफी का, रिप्लेस की ओवरलैपिंग के सब्जेक्ट के साथ है। हीरा, मैंने ये बात शुरू में डिस्कस कर ली बेटा, आप इसको शुरू कर, लोग जो थे उनसे पूछ लीजिएगा। एवरेज स्कोर के ऊपर अभी मैं बात नहीं करूंगा जी, उसके ऊपर मेरे पास उसकी नहीं है इंफॉर्मेशन एज सच, लेकिन मैंने ये बात कही है कि इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और मैंने देखा। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं इसके लिए बात नहीं करूँगा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी। फिलोसफर अर्लीस्ट नाउन जो है जी, हमें वो पता चलते हैं। सबसे पहला फिलोसफर जो हमें हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी में आप अगर किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा थेलिस। ठीक है, ये इज नोन एज प्री सोक्रेटिक फिलोसफर, सोक्रेटिस से पहले के फिलोसफर। उसके बाद आपको फिर बेशुमार फिलोसफर मिलेंगे, पिथागोरस है, पेरिमेंडिस है, हेराक्लिटस है, ये सब लोग प्री सोक्रेटिक हैं। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं उसमें आपको नहीं कंफ्यूज करूंगा। तो वी विल बी स्ट्रेटली जंपिंग टू सोक्रेटिस एंड प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, सोक्रेटिस सिर्फ सीएसएस वालों के लिए, तो वो सीएसएस ओनली टॉपिक में डिस्कस हो जाएगा, और कल हम जो है प्लेटो को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि फिलोसफर कौन होते हैं, ये लोग फिलोसफर होते हैं। ठीक है, अब प्लेटो या फॉर एग्जांपल चलिए एरिस्टोटल की मिसाल लेते हैं। एरिस्टोटल एक ऐसा बंदा है जिसको अगर मैंने 10th क्लास में जब बायोलॉजी पढ़ी थी, तब जारी बात है मैंने फिलोसफी का मुझे जीरो भी नहीं पता था। जब मैंने बायोलॉजी पढ़ी तो उसमें एरिस्टोटल का जिक्र आया। जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, जब मैंने और सब्जेक्ट्स पढ़े, इवन साइकोलॉजी पढ़ी पहली दफा, तो उसमें पता चला जी कि साइकोलॉजी वर्ड जो है वो एरिस्टोटल ने दिया। तो साइक एंड लोगस, ठीक है जी, स्टडी ऑफ सोल। क्यों? मुझे ये मसला हुआ या मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि एरिस्टोटल भाई की हर जगह टांग क्यों अड़ी हुई थी, और बाद में अब उसका जवाब पता चला कि इट वाज ऑल फिलॉसफी एट दैट टाइम। ठीक है, आज जो आप इन सब्जेक्ट्स को अलग-अलग सेग्रीगेट करके पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी को आप अलग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को आप अलग पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी को आप अलग पढ़ रहे हैं, इट वाज ऑल फिलॉसफी, एंड दैट इज व्हाई फिलॉसफी इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इंडीड। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स निकले हैं वो फिलॉसफी से ही निकले हैं। और वही बात आ जाती है कि व्हाई डिस्कस व्हाट इज रियल, क्योंकि कल को आपको हो सकता है कोई और सब्जेक्ट मैटर इससे निकल आए। ठीक है, वो जो सवाल आपने एक शुरू में भी डिस्कस किया था, जो सीएसएस 2022 में आया था कि जो क्या कहते हैं प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कि जी अब स्टडी फिलोसफी को नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं जी बस साइंसेज ही आखिर है, अब साइंस को ही पढ़ना चाहिए, साइंस के अलावा कोई नॉलेज नहीं हो सकता, और साइंस ही साइंस है। उनको ऊपर सबसे बड़ी किस्सा कि आज जो आप बातें कर रहे हैं, कल भी आप भी एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स थे फिलोसफी का। ठीक है, आप भी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स थे फिलोसफी के अंदर का, और आप फिलोसफी से निकले हैं। कल को हमें हो सकता है कि साइंस से भी बेहतर एक सब्जेक्ट हमें पता चल जाए जो कि फिलोसफी का एक बाय प्रोडक्ट निकल है। ठीक है, तो वी नीड टू कीप डिस्कसिंग दीज पेरेनियल क्वेश्चंस, दैट इज द रीजन कि हम इसको कभी नहीं छोड़ सकते, और ये सवाल हमेशा हमारी एग्जिस्टेंस के साथ जुड़े रहेंगे। और आप वैसे भी मुझे ये बात एक जहन में आप खुद रखें कि आप अपनी ज़िंदगी में जब आप ख़ास तौर पे 14-15 साल के होते हैं, तब शुरू होती है ये बात, 20-25 साल की उम्र में जाके बड़े ये सवाल चुभना शुरू हो जाते हैं कि आपको ये ज़हन में आता है कि ये क्या है दुनिया। आप खुद फिलॉसफी करना शुरू हो जाते हैं, आप खुद अपने आस-पास की चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं कि मैं ये फॉलो कर रहा हूँ तो ये क्यों कर रहा हूँ? ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है? मैं ये ज़िंदगी क्या है? क्या ज़िंदगी सिर्फ़ ये है कि मैंने आना था और पैदा होना था, बड़ा होना था, शादी करनी थी, बच्चे पैदा करने, नौकरी करनी थी, फ़ौत हो जाना था। क्या ये ज़िंदगी है? क्या कि ज़िंदगी का कोई और मकसद भी है? ज़िंदगी इससे बड़ा मीनिंग है? क्या ज़िंदगी का कोई मीनिंग है भी सही?
या मीनिंगलेस है? ये सवाल ऐसे हैं कि आप अगर ना भी चाहें फिलॉसफी, अगर आप ना भी चाहें सीएसएस पढ़ना, ना भी चाहें पीएमएस पढ़ना, यू विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन इन योर डेली लाइफ। ये एक बिल्कुल आपकी बुनियादी जिंदगी के साथ ताल्लुक है। ठीक है जी। इसी तरह बुद्धा है, कन्फ्यूशियस है, सोक्रेटिस है, ये भी बड़े बड़े फिलोसफर हैं। अगेन पहले दोनों हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, आल तो मैं इनको बड़ा मजे का चाहता हूँ कि पढ़ेंगे हम इनको, लेकिन हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। सोक्रेटिस हम इंशाल्लाह देखेंगे। और मैंने ये बात कर दी, फिलोसफी इज द मैट्रिक्स आउट ऑफ विच ऑल साइंसेस डेवलप। जितनी भी साइंसेस हैं आपको जो आज में मिलती हैं, सब की सब फिलोसफी से आई हैं। ठीक है, आप किसी भी साइंस को उठा के देख लें, आपको उसके पहले जो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले काम किया है उस सब्जेक्ट के अंदर, वो फिलोसफर्स मिलेंगे। इवन फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको उठा कर, केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला काम आपको मिलता है वो एक प्री सोक्रेटिक फिलोसफर है, यानी कि सुकरात से भी पहले का फिलोसफर, उसका नाम था डेमोक्राइटस। और आप जब हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे उसके अंदर आप पढ़ते हैं, उसका बड़ा अच्छा जिक्र है। डेमोक्राइटस ने क्या किया था, उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि जिस दौर में ना कोई साइंस थी, ना कोई कुछ भी नहीं था, ना कोई लेबोरेटरीज थी, ना कोई माइक्रोस्कोप थी, उस दौर में उसने एटॉमिक थ्योरी दे दी थी। इसको बाद में जाके मोर और लेस जॉन डाल्टन ने अगेन वही बात करेंगे। ठीक, तो ये एक ऐसी चीज है जिससे साइंसेस डेवलप हुई है, जिससे आपका दुनिया का, अगर ये मैं बात करूं तो गलत नहीं होगी कि दुनिया का तमाम इल्म आपको फिलॉसफी की मदद। अगर आप बुनियादी तौर पे फिलॉसफी ही ना करते तो आपको ये चीज़ें ना पता चलती। तो फिलॉसफी ही वो बुनियादी फाउंटेन है, वो बुनियादी चश्मा है जिससे तमाम चीज़ें आपकी जो सी हैं वो निकल के आती हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। रैशनल एंड एम्पिरिकल इंक्वायरी, ठीक है, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, दो बुनियादी तरीक़ाकार हैं फिलॉसफी डिस्कस करने के, एक रैशनलिज्म है, एक एम्पिरिसिज्म है। कल इंशाल्लाह हमने प्लेटो और एरिस्टोटल डिस्कस करना है, उसमें आपको इनका डिफरेंस जो है स्टडी वाज़ेह हो जाएगा। लॉजिक और डिडक्टिव वर्सेस, ये उसी से रिलेटेड है, ये अभी करेंगे। दो आखिरी बात है जी इसमें, क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर सवाल करें। कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं होनी चाहिए दुनिया में इसके ऊपर आप सवाल ना कर सकें। इवन फिलॉसफी इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट, मजे की बात ये करता है, वो ये करती है कि हम फिलॉसफी के ऊपर सवाल करें। ठीक है, तो अगर ये फिलॉसफी के ऊपर सवाल ना हुआ तो कभी भी प्रैग्मेटिस्ट से बात ना करते कि हमें फिलॉसफी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। फिलॉसफी इवन डिस्कस इटसेल्फ। इसीलिए आपको अभी इसके ऊपर जल्दी से इसकी ब्रांचेस देखते हैं, आप इसकी जल्दी से जो है ये नोट कर लीजिए। Definition है, philosophy is the intellectual activity in which human mind attempts to gain some understanding of the principle, laws, concepts and patterns that govern existence. For example, time, space, existence. ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन है। ठीक है, वो शुरू में बात की थी कि हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। कभी नहीं पढ़ा ये सब्जेक्ट तो क्या मैं कर लूँगी कवर और नॉट? जी हीरा बिल्कुल कर लेंगी, मैंने सारे सवाल आपके यहाँ से पहले डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये बॉल पॉइंट कहाँ से आते हैं हमारे ऊपर? अच्छा, बहरहाल चलें ठीक। तो ये इसकी डेफिनेशन है, काइंडली इसको नोट कर लें। वही बातें जो अभी हम बात कर रहे थे कि वो इसकी बात करता है अंडरस्टैंडिंग की, उन बुनियादी चीज़ों की, प्रिंसिपल्स की, लॉज की, कंसेप्ट की जो इंसानी एग्जिस्टेंस को गवर्न करते हैं। वक्त क्या है? बड़ा बुनियादी सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं है। नोबडी नोज की टाइम क्या है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे ये टाइम इस वक्त 3:40 हो गए, बट है क्या टाइम? व्हाट इज टाइम, व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज एग्जिस्टेंस, व्हाट इज रियलिटी? नोबडी नोज। बट these are the questions that are worth discussing. These are the questions जिनको डिस्कस किया है तो आपको, फॉर एग्जांपल टाइम के ऊपर अगर आपने डिस्कस किया है तो आपको रिलेटिविटी की थ्योरी मिली है आइंस्टाइन। ठीक है, और इसी तरह जो स्पेस को आपने डिस्कस किया है तो आपको न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी मिली। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूटन की है। तो अगर आप इनको डिस्कस ना करते तो आपको टाइम, अगर आप डिस्कस ना करते तो आपको आइंस्टाइन की थ्योरी ना मिलती, आपको न्यूटन की थ्योरीज ना मिलती। तो ये वो बुनियादी बातें थी जिनको आपने डिस्कस किया, तो आपको फिलॉसफी के अंदर इन सब का फायदा होगा। अच्छा जी, गोल ऑफ फिलॉसफी, अक्सर लोग पूछते हैं कि फायदा क्या होगा इसके साथ पढ़ने से। तो ये बड़ी एक मशहूर मैंने कोट इसमें किया है, बुक से मैंने इसको देखा था। फॉर द विजडम दैट फिलोसफर्स लव इज अ विजडम दैट कम्स फ्रॉम नॉलेज, that comes from knowing the soul, and the virtue and manliness that makes the good life possible come from that wisdom. फिर क्यों ये सारी बातें डिस्कस करता है, ये बातें उसके लिए क्यों है? ये बातें बेसिकली एक, अगर इसको मैं बात करूं तो ये गलत नहीं होगी कि ये इंसानी नेचर का हिस्सा है।
ये इंसानी जबिलत का हिस्सा है, इंसानी फितरत का हिस्सा है कि वो अपने बारे में मालूमात इकट्ठी करना चाहता है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, वो किसी ना किसी की फिलॉसफी को कभी ना कभी डिस्कस कर चुका होगा। हाँ, उसको हो सकता है कोई जवाब मिल गया हो वक्त तौर पे और उसने कहा हो कि बस यही सच्चे जवाब, उसने उसके बाद उसकी इंक्वायरी ना की और उसके बारे में उसको डिस्कस ना किया। लेकिन एवरीवन डिस्कस हिज फिलॉसफी एट वन सर्टेन पॉइंट इन हिज और हर लाइफ। ठीक है जी। और उसकी बुनियाद पे वो फिर विजडम हासिल करते हैं, और जब आप उन चीज़ों को देखते हैं तो आपको विजडम आता है और वो एक अच्छी ज़िंदगी आपको गुजारने में मदद करती है। यानी कि एक ऐसी वो एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है, उसको आप नोट कर लीजिए। क्या नाम है उसका, मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल का। बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। ये बड़ा उसका मशहूर फिक्र है कि एक फूल जो यानी कि बेवकूफ़ इंसान जो है वो सेटिस्फाइड हो, इससे बेहतर है कि एक सोक्रेटिस जो है वो डिससेटिस्फाइड हो। जब आप इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आपको कोई जवाब नहीं मिलता, देन यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, आपको पता चलता है कि कोई जवाब है ही नहीं है सच। आपको फिर जब ये बातें पता चलती हैं तो आप फिर फिलोसोफर बनते हैं। एंड याद रखें, एक बड़ी मजे की बात यहाँ पे नोट करने वाली वो ये है कि फिलोसोफर का मतलब, मैंने शुरू में बताया था, लव ऑफ विजडम। तो फिलोसोफर कौन होगा? एक लवर ऑफ विजडम, जो मोहब्बत करता है विजडम से। फिलोसोफर इज अ पर्सन हु कैन नेवर क्लेम कि ही हैज विजडम। ठीक है, ये बात एक बड़ी क्रिटिकल बात है। अगर आपने ये क्लेम कर लिया कि यू हैव विजडम, तो यू विल नॉट बी अ फिलोसोफर टेक्निकली। ठीक है, फिलोसोफर इज द वन हु इज ऑलवेज ऑन अ क्वेस्ट, who is always on a journey, who is always traveling, who is always seeking the wisdom. A philosopher can never be the person who claims to be knowing wisdom. ठीक है, कि मैं जानता हूँ, nobody knows। ठीक है, तो ये जर्नी है और जो हमेशा रहती है वो इसी के साथ चलती है। अच्छा, जल्दी से ये अब हमारे सवाल काफी डिस्कस हो गए शुरू में, तो अब जल्दी से इसको देख लेते हैं कि जी क्या है सब टाइप सब फील्ड ऑफ फिलोसफी। जल्दी से इसको देख लीजिए। 5 सब फील्ड हैं जी फिलोसफी के। मैंने नाम लिख दी हैं, लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लें। मेटाफिजिक्स, एथिक्स, लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ एक्स। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आप इनको फिर एक एक करके लिख देंगे। मेटाफिजिक्स क्या होती है? मेटाफिजिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो कि डिस्कस करती है एक ही बुनियादी सवाल कि व्हाट इज रियल, हकीकत क्या है। ठीक है, तो हर फिलोसोफर की जो बुनियादी फिलोसफी होती है वो उसकी मेटाफिजिक्स होती है। सबसे पहले वो बात ही उस अपनी मेटाफिजिक्स के बारे में करता है जो उसकी मेन फिलोसफी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल प्लेटो जब बात करता है कि अपनी मेटाफिजिक्स के बारे में, तो वो कहता है कि आइडिया इज रियल। ठीक है, हकीकत जो है वो जो सा आइडिया है वो है। अरिस्टोटल जो बात करता है वो ये कहता है कि आई नॉट ओनली आइडिया बट मैटर, यानी कि आइडिया एंड मैटर बोथ आर रियल। ठीक है जी। फिर आगे आ जाते हैं तो एक मजीद जो कटर दूसरी तरफ मिलता है, एक तरफ कटर हमें मिलता है प्लेटो, यानी कि जो बिल्कुल एक प्योर आइडियलिस्ट है, और दूसरी तरफ हमें जो कटर मिलता है प्योर मटेरियलिस्ट, वो कार्ल मार्क्स है। ठीक है जी, मार्क्स कहता है कि मैटर, मटेरियल, ये जो दुनिया नजर आ रही है, रिसोर्सेज, एवरीथिंग जो मटेरियल वर्ल्ड में है, ये रियल है। बट द थिंग इज कि ये बात शुरू ही तब होती है जब आप ये बात करते हैं कि रियल। तो मेटाफिजिक्स एक ऐसा फिलोसफी का सब फील्ड है जो कि इस बारे में बात करता है कि क्या रियल है। एंड अगेन ये बात ध्यान में रखें कि हर फिलोसफर की मेटाफिजिक्स डिफरेंट है। हर फिलोसफर अपनी नजरिया यानी कि रियलिटी के बारे में, यानी कि हकीकत के बारे में जो नजरिया पेश करता है वो एक मुख्तलिफ पेश करता है। और जब हम उसको फिर पढ़ेंगे उस फिलोसफर को, कल इंशाल्लाह प्लेटो को पढ़ेंगे तो आपको उसकी प्लेटो की मेटाफिजिक्स पढ़ाएंगे, एंड इस तरह दूसरी मेटाफिजिक्स देखेंगे। अच्छा जी, जल्दी से सवाल देखते हैं क्या आया है। अच्छा सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका माइक हिल गया शायद। बेटा मेरी तरफ से वैसे ठीक है, दोबारा इसको देखें अब आ रही है कि नहीं आ रही। मैं थोड़ा करीब हो जाता हूँ। आई होप कि अब आपको आ रही है। अच्छा जी। अच्छा आगे आए थे। सेकंड सब फील्ड इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का लफ्जी जो मतलब है, एपिस्टेमे का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है जी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। ठीक है, तो एपिस्टेमे और लॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ नॉलेज। अब ये जो फील्ड ऑफ फिलोसफी है या सब फील्ड ऑफ फिलोसफी है या ब्रांच ऑफ फिलोसफी डिस्कस करती है कि व्हाट इज नॉलेज। क्या नॉलेज वो है जो रैशनल इंसाइट से आता है, जो किसी रैशनैलिटी को या किसी चीज को लॉजिकल डिस्कस करने से आता है, या नॉलेज वो है जो किसी एम्पिरिकल एविडेंस से आता है।
यानी कि आप किस चीज़ को मुशाहिदा करते हैं, किस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या तब आप नॉलेज ले सकते हैं, या फिर आप कभी जो सा है सिर्फ रैशनल इनसाइट से नॉलेज आ सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ग्रीक्स जो थे वो इस बारे में बड़े बदनाम थे कि वो कहते थे कि सिर्फ नॉलेज जो है वो रैशनैलिटी से आता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक बड़ा वाकया मशहूर है कि दो बंदे आपस में खड़े हुए लड़ रहे थे, इस बात पे बहस कर रहे थे कि मिसाल देता हूँ, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या होता है, लेकिन वो बहस कर रहे थे इस बात के ऊपर कि घोड़े के 32 दांत होते हैं या 33 दांत होते हैं। ठीक है, अब एक बंदा अपने आर्गुमेंट दे रहा था कि ये देखें उसके 32 हैं, उसके 33 होते हैं, तो उसके फिर 32 बनेंगे, तो ये फलाने के ये है। दूसरा बंदा अपने आर्गुमेंट दे रहा था कि नहीं जी ये फलाना तो उसके 32 बनेंगे। तो उधर से एक तीसरा बंदा गुजरा, उसने कहा अरे भाई एक काम करो, आप घोड़े का मुंह खोल के देख लो। ठीक है, तो ये एक एम्पिरिसिस्ट था, और वो जो पहले दो लोग थे वो रैशनलिस्ट थे। तो वो ये बात कर रहे थे कि वी कैन कंक्लूड नॉलेज बाय सिंपली डिस्कसिंग अ थिंग, बाय सिंपली हैविंग अ डायलॉग। ठीक है, डायलेक्टिक के तौर पे। जो तीसरा बंदा आया वो बात कहता है कि एम्पिरिकल नॉलेज से आप बात को देख सकते हैं। बार इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कल हम जब प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। तीसरी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जी एथिक्स। ठीक है, एथिक्स क्या होती है, उर्दू में अखलाकियात कहते हैं इसको। बुनियादी से सवाल डिस्कस करती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, जो हम आज कल बेशुमार बातें करते हैं ना जी कि सही क्या है गलत क्या है। फॉर एग्जांपल नेकी क्या है, ठीक है, बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या नेकी क्या है। फॉर एग्जांपल जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, किसी को अगर मैंने प्यासे को पानी पिला दिया और मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या ये नेकी थी, आप कहेंगे कि बिल्कुल नेकी थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं सवाल करूँ कि भाई एक बंदा था बड़ा क्रिटिकल हालत में, उसका हादसा हुआ, वो 2-3 महीनों से कोमा में था, लोगों ने कहा था उसका 50% चांस है बच जाएगा, 50% नहीं बचेगा, ये नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बड़ा ना जाके डिलेमास को डिस्कस करते हैं, जो डिलेमास जो से हैं वो फिर आपके इंशाल्लाह आगे चल के आएंगे टॉपिक के अंदर, उसमें आप डिस्कस करेंगे कि डिलेमास क्या होते हैं। और फिर इस तरह लॉजिक है जी, लॉजिक डिफरेंशिएट करता है बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट रीजनिंग, और डिस्कस करता है कि जी क्या रीजनिंग ठीक है और क्या गलत है। अगेन कल हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी मैं क्विकली इसको ओवरव्यू कर रहा हूँ, टाइम हमारा मतलब, और एक सवाल आपसे मैं लेता हूँ। और आखिर में फिलोसफी ऑफ एक्स है जी। फिलोसफी ऑफ एक्स से मुराद क्या है, फिलोसफी ऑफ एक्स से मुराद ये है कि किसी भी सब्जेक्ट की फिलोसफी को इन डेप्थ स्टडी कर सकती है द सब्जेक्ट फिलोसफी। फॉर एग्जांपल एक्स कैन स्टैंड फॉर एजुकेशन ओवर हियर, x can stand for science over here. For example, अगर मैं x is equal to science कर देता हूँ तो it will be called philosophy of science. तो साइंस की फिलोसफी क्या है, उसके अंदर फिर हम बड़े बड़े इंटरेस्टिंग सवाल डिस्कस करते हैं कि जी फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर एक सवाल है कि साइंटिफिक नॉलेज किसको कह सकते हैं आप। क्या वो नॉलेज जो डिडक्टिव लॉजिक लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, क्या वो साइंटिफिक है या सिर्फ इंडक्टिव लॉजिक का साइंटिफिक होता है। ठीक है, इसी तरह डिमार्केशन की जो प्रॉब्लम है, जो कार्ल पॉपर का टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हमारा 50th टॉपिक है, सॉरी 20th टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वो भी फिलोसफी ऑफ साइंस में आया था। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फिलोसफी ऑफ एक्स में आप किसी भी दुनिया जहान का कोई भी सब्जेक्ट को आप डिस्कस करें तो वो उसकी फिलोसफी बन जाएगी। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है, फिलोसफी ऑफ म्यूजिक है, फिलोसफी ऑफ आर्ट है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ जी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मजे का लगा होगा, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।